नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स वेब के वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में। मैं हूं राज और मैं आप लोग के सामने आज वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा, जो कि 30 मई से 5 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, वो सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा। तो कहीं भी आप लोग नहीं जाइएगा और आप लोग वीडियो के रास्ते बने रहिएगा। आई होप आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है और आपका सेहत और आपके परिवार काफ़ी अच्छी तरीके से होंगे। जो लोग भी कोरोना का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर में रहें और सेफ रहें, और जो भी अपने फैमिली मेम्बर हैं उनको भी सेफ रखें, ये क्योंकि आपका ही कर्तव्य बनता है। तो चलिए, आज ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, मैं 20 से 25 मिनट में मैं सारे प्रश्नों को जो आपका एक वीक में घटा है वो सारे प्रश्नों को मैं यहाँ करा दूँगा, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं ये जो आइकन है ना वीर का, उसके साइन को आप टाइप कर लें। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बहुत जल्द मैं सारे प्रश्न को करा दूंगा, ठीक है। जो लोग हमारे डेली करंट अफेयर से जुड़े होंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारे प्रश्न वहाँ पे करा चुका है, ठीक है। आज मैं सारे प्रश्न का ओवरव्यू करवाऊंगा, बस ऊपर ऊपर बताऊंगा, उतना अंदर में जाऊंगा नहीं। बस आपका ये बेसिकली रिवीजन का मतलब मकसद से ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एंटी टोबैको डे और वर्ल्ड टोबैको डे ऑब्जर्व्ड? तो ये 31 मई को हर साल तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए, अभी रिसेंटली मई के जितने आपके डेज का क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस को मैं मतलब सारे डेज को मैं यहाँ कवर करा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस और 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को विश्व नर्स दिवस और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। उसके बाद आपका 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व थायराइड दिवस, ठीक है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज था जो कि मई में जो थे इंपॉर्टेंट डेज थे, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज लॉन्च द युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम? तो ये प्रश्न को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जब मैं पढ़ा रहा था ये प्रश्न मैं ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। और इस प्रश्न को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है। तो ये जो है आपका युवा प्रधानमंत्री योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मंत्रालय को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों का आयोजन किस देश में कराने की घोषणा की है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन द इंडिया हैज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज द रिमेनिंग मैचेज ऑफ द सस्पेंडेड 14th एडिशन IPL इन विच कंट्री? आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली IPL मैच जो है वो कोविड के कारण आपका पोस्टपोन कर दिया गया। यहाँ पे जो शेष रिमेनिंग जो मैचेस था वो संपन्न नहीं कराया जा सका, क्योंकि यहाँ पे कोविड का केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। इवन और प्लेयर भी जो थे वो भी कोविड से संक्रमित होने लगे थे। तो बीच में ही इस पैंडेमिक के कारण IPL को रोकना पड़ा और सस्पेंड किया गया। उसके बाद से जो अब का जो रिमेनिंग मैचेस है वो UAE में होगा, जो कि लास्ट ईयर भी UAE में हुआ था। तो अब जो मैच बचा हुआ है वो ही आपका UAE में होगा और आप लोग IPL का मजा ले सकते हो जब वो UAE में होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? Which of the following organization is organized the Street Fast Defense 21 War Games Military Size in Europe? तो ये नाटो संगठन के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 30 मई, ठीक है। तो 30 मई को
किस मतलब राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया। तो आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 7 पंचायत स्थानों पर कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये जो आपका मोदी सरकार का 7 साल पूरा हुआ है ना, उसके उपलक्ष्य में 7 पंचायत स्थानों पर कोविड सेवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी कोविड सेवा प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू सेलिब्रेट द कंप्लीटेशन ऑफ 7 ईयर मोदी गवर्नमेंट? तो ये जम्मू कश्मीर में ये 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 पंचायत स्थानों पर कोविड सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि यूएई सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ अवार्डेड द गोल्डन वीजा बाय द यूएई गवर्नमेंट? तो ये काफ़ी शानदार प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि जो आपका संजय दत्त को यूएई गवर्नमेंट के द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और याद करना भी आसान है क्योंकि आपका बॉलीवुड या क्रिकेट वगैरह क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ होता है और ये प्रश्न आप लोग कभी मिस करोगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस राष्ट्र ने अपनी 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे में पैदा करने की अनुमति दी है? विच नेशन हैज़ अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रेन एंडिंग देयर 2 चाइल्ड पॉलिसी? अभी क्या रिसेंटली 2 चाइल्ड पॉलिसी था आपका चाइना में, तो उसको बंद करके मतलब 3 बच्चे आप पैदा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो यंग लोग का ये था आपका पॉपुलेशन था वो काफ़ी कम होते जा रहा था, जिससे मतलब एक देश के लिए काफ़ी मतलब गलत बात है। मतलब जब यंग ही वहाँ का लोग नहीं होगा तो कैसे कोई देश का डेवलपमेंट हो सकता है? तो ये चाइना गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये आप अब 3 बच्चा पैदा कर सकते हो। तो ये चाइना के द्वारा ये इनिशिएटिव फिर से स्टार्ट किया गया। 2 बच्चे को बैन करके 3 बच्चे में बैन किया, 2 बच्चे को वाली पॉलिसी को हटा करके अब 3 बच्चे आप पैदा कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के लिए 3 सदस्यीय दल को जून 2021 तक भेजने की घोषणा की गई है? विच कंट्री स्पेस स्टेशन रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू सेंड अ 3 मेंबर टीम फॉर 3 मंथ्स बाय जून 2021? तो ये चीन के द्वारा आपके अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के लिए 3 सदस्यीय दल को जून 2021 तक भेजने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है चीन के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर एक मेडिकल आईसीयू स्थापित किया गया है, जिससे यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में गंभीर रोगियों को निकालने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा? रिसेंटली मेडिकल आईसीयू हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच इंडियन नेवल एयर स्टेशन विच विल बी हेल्प टू इन्हांस इट्स एबिलिटी टू एवैक्यूएट सीरियस पेशेंट्स इवन इन द फेस ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन? अगर जो काफ़ी मतलब कितना भी एडवर्स वेदर कंडीशन हो उसके बाद भी आपको मतलब कोई भी मतलब पेशेंट को कोई भी रोग हो तो उससे वो मतलब अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आईएनएस हंसा पर आईएनएस हंसा एक इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जहां पे आपका एक मेडिकल आईसीयू स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन जिसका नाम आईएनएस हंसा, वहीं पे ये मेडिकल आईसीयू स्थापित किया गया है। ठीक है, जो कि कितना भी वेदर खराब हो जाए तो रोगी को देखभाल कर सकते हैं और गंभीर बीमारियों से या फिर जो भी गंभीर परेशानियों से वो उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो पर्यावरण सेफ है तो कैसे सेफ पर्यावरण रहेगा? पेड़ पौधा लगाइए तभी सेफ रहेगा। एटलीस्ट जो भी लोग हैं अगर अभी तक कोई पेड़ नहीं लगाए हैं, आपका कल 5 जून था, कोई पेड़ नहीं लगाए हैं तो आज जाइए और कम से कम 1 पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर 1 पेड़ आप लगाइएगा तो आपको जो भी
आप हवा लेते हो, जो भी ऑक्सीजन लेते हो, उसमें कभी भी कमी नहीं हो, कभी भी डिफिशियंसी नहीं होगा। तो अपना एक कर्तव्य है वो कीजिए और करना ही चाहिए, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है, एक ह्यूमन के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप लोग जो भी लोग नहीं लगाए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक पेड़ अवश्य लगाएं। और एक काम कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ फ़ोटोज़ भेज दीजिएगा, तो तब काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। जो लोग फेसबुक से नहीं जुड़े होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट है फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पे फेसबुक का लिंक दे दूंगा और आप लोग वहाँ पे फ़ोटो सेंड कर सकते हो और मैं आप लोग का फ़ोटो वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, प्लीज़ करना, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है B.1617.1 और B.1617.2 कोविड-19 वेरिएंट जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्रमशः क्या नाम दिया गया? तो ये जो है कप्पा और डेल्टा ये नाम WHO के द्वारा दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू के कौन सा वायरस का पहला मामला सामने आया है? देखिए, इतना पैंडेमिक कम था क्या कि भगवान के द्वारा एक और दिया गया कि भाई आप लोग जूझो। तो ये विच वायरस हैज बिकेम द फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू आफ्टर कोरोना वायरस इन चाइना। तो H10N3 जो है वो बर्ड फ्लू एक है, ठीक है, जो कि आपका कोरोना वायरस के बाद इसका भी प्रकोप चाइना में देखने को मिल रहा है। तो और इंसानों को कितना परीक्षा देना पड़ेगा वो तो भगवान ही मालिक है भाई। आपने बताइए H1N1 जो बर्ड फ्लू है वो वो कैसा बर्ड फ्लू है, इसके बारे में आप लोग एक बार कमेंट में इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IT संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTag विकसित किया गया है, जो कोल्ड चेन को प्रबंधन का कार्य करता है? विच IT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर्स टेम्परेचर डेटा लॉगर MBTag विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन। तो ये IT रोपड़ के द्वारा ये MBTag विकसित किया गया है, जो कि ये स्वदेशी है, ठीक है। ये भारत में बनाया गया है, जिसका नाम आपका MBTag है, ठीक है। और MBTag जो है वो कोई भी वैक्सीन वगैरह या कुछ भी है तो उसको वो ठंडा रखने में, उसको वो कोल्ड रखने में, उसको वो सुरक्षित रखने में ये मदद करता है। तो ये IT रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है, जिसका नाम क्या है? MBTag। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये इफ्को के द्वारा, इफ्को फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इफ्को के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग बिल्कुल इसे इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2 जून? तो ये तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है 2 जून को मनाया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? Who has taken over as डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो ये एडमिरल रणवीर सिंह के द्वारा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। क्या नाम इनका? एडमिरल रणवीर सिंह। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चीनी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? विच चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमरजेंसी यूज, ठीक है। तो ये इमरजेंसी यूज में आपका WHO के द्वारा ये चाइनीज जो वैक्सीन था, जिसका नाम है सिनोवैक जो है वो चाइना का एक कोरोना मतलब वैक्सीन है, जो कि WHO के द्वारा इसको यूज़ करने के लिए मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो WHO का जो हेड कौन है उसके बारे में आप लोग अवश्य बताइएगा, और WHO को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग इसके बारे में, WHO के बारे में आप कमेंट में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से 22 की घोषणा की गई है। कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर में शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है? रिसेंटली द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 was announced how many Indian institutions have made it to the list of top 200 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। मतलब मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों में
भारत के कितने जो शिक्षा संस्थान हैं वो आपके 2000 संस्थानों में जगह बनाई है। तो ये कुल 67 संस्थान जो भारत का है वो टॉप 2000 में जगह बनाया है, जो कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब घोषणा किया गया है, ठीक है, जो कि 2021 और 22 का ये घोषणा किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किस सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बनाया गया है। रिसेंटली द फॉर्मर जज ऑफ बीच सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी को आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि आपके ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में भी रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मूव करते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट अ 500 बेड कोविड केयर हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO के द्वारा किस राज्य में आपका 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो ये उत्तराखंड में आपका DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष 4 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4 जून एवरी ईयर। तो ये हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 4 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 3 जून को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया, जो इंडेक्स आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आता है, उसमें विच केम ऑन जून जो कि आपका 3 जून को आया है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड, मतलब कौन सा स्टेट जो टॉप किया है आपका SDG इंडेक्स में, जो कि 2020 और 21 का आपका ये रिपोर्ट आया है। तो ये केरला राज्य है जो कि ये SDG इंडेक्स में टॉप किया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये SDG इंडेक्स आपका दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 और 2030 के बीच शुक्र पर 2 नए रोबोटिक मिशन डिविंसी और वेरिटास शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू इट्स प्लान्स टू लॉन्च 2 न्यू रोबोटिक मिशन वेनस बिटवीन 2028 एंड 2030, आपका डिविंसी एंड आपका वेरिटास, ठीक है। तो ये नासा के द्वारा 2028 और 2030 के बीच शुक्र पर 2 नए रोबोटिक मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम डिविंसी और वेरिटास है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने पैन बायो कोविड-19 नामक दूसरे घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द सेकेंड होम रैपिड एंटीजन टेस्ट किट नेम्ड पैन बायो कोविड-19। तो ये ICMR के द्वारा पैन बायो कोविड-19 ये जो है आपका घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ठीक है। जो भी लोग कोविड से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन लोग को ये किट के सहारे अपने घर में बैठे वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक किट है जो कि ICMR के द्वारा इसे मतलब अपने यूज़ करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य प्रवास शुरू किया गया है। अ न्यू वर्क फ्लो हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये यूके के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम का ये आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस फसल के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनी किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च अ सीड मिनी किट प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज फॉर बीज क्रॉप। तो ये तिलहन और दलहन के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनी किट कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के साथ किस संगठन ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी का समर्थन करने के लिए तत्परता वित्त पोषण
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये एडीबी के द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये जो भारत का संगठन हुआ, भारत का मतलब ये अलायंस हुआ है, भारत का मतलब गठजोड़ हुआ है, और उसमें सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी के समर्थन के लिए ये तत्परता वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। मतलब एडीबी के द्वारा वहाँ कुछ पैसा दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, और वहाँ सिक्किम में जो सड़क है उसको अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एडीबी के द्वारा ये हेल्प किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा 9 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट 9 ऑक्सीजन प्लांट्स वर इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। ये गुजरात में अमित शाह के द्वारा कुल 9 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस टीम इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH वर्ल्ड रैंकिंग। तो ये जो आपका FIH वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें आपका ये हॉकी महासंघ के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया जाता है, और उसमें जो भारतीय पुरुष टीम का जो जगह है वो 4th रैंक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके अगर रिसेंटली एग्जाम होगा तो ये प्रश्न पक्का पूछने का चांसेस भी है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस हु वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉरिशस इकोनॉमिक मिराकल ऑफ द 1980s पास्ट अवे रिसेंटली। तो उनका नाम क्या है? अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि 1980 के दशक में मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पक्का ये प्रश्न पूछने का चांसेस है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है? द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ discovered 3 new cave in the Buddhist cave complex located in which state? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की गई है। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये खोज की गई है। ये आप बताइएगा ASI के बारे में, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो शुरुआत है, मतलब जो इसका स्टार्टिंग है, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइएगा, मतलब थोड़ा लिखिएगा। आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब मैं बता ही दिया, छोड़िए मत बताइएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो ये भारत के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जो रिसेंटली एग्जाम होगा तो ये प्रश्न पूछने का 500% चांस है। ठीक है, तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग ये बताइएगा जो इस बार जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस ईयर का थीम क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं, आई होप आप लोग इस प्रश्न का आंसर अवश्य देंगे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में शाब्दिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाई फोर्ब्स? तो ये विराट कोहली, हमारे देश का गौरव, हमारे देश का एक नया अवतार, जो कि हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा मैचेस जिता रहे हैं और बिल्कुल अकेले अपने दम पर जिताते हैं। ठीक है, तो ये प्लेयर काफ़ी बेमिसाल है और इनको कौन नहीं जानता है भाई। इनके बारे में बोले तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो विराट कोहली जो है वो फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में शाब्दिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये कमाई भी कर रहे हैं और अपना खेला भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपनी पदार्पण टेस्ट मैच में शाब्दिक स्कोर बनाने के पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की
25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विच न्यूजीलैंड बैट्समैन ब्रोक द 25-year-old रिकॉर्ड ऑफ द फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन हिज टेस्ट डेब्यूट एट लॉर्ड्स। ये डेबेनो कॉनवे जो है वो आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जो कि पदार्पण टेस्ट में जो मतलब मैच में जो डेब्यू कर रहे थे उस मैच में डबल सेंचुरी वो बनाया है। ठीक है, आप लोग ये बताइए जो सौरव गांगुली 25 साल पहले जो आपका डबल सेंचुरी मारे थे डेब्यू मैच में वो किस देश के अगेंस्ट मारे थे? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो ये डेविड कॉनवे जो है वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और ये पदार्पण मैच में यानी डेब्यू मैच में 200 रन मारे यानी डबल सेंचुरी मारे। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्या कि द रिजर्व बैंक हैज़ कट जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY 2021-22 टू हाउ मच? रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की है? तो कुल 9.5% जीडीपी यानी ग्रोथ फॉरकास्ट अभी रिसेंटली आपका रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किया गया और उसमें 9.5% कटौती की गई है। कल गलती एक हुआ था, मेरे से ही गलती हुआ था, मैं फिनेंशियल ईयर जो था वो रिजर्व बैंक का मैं गलती डाल दिया था, इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो और मैं जल्दी इसलिए खींचा क्योंकि आपका आज रिवीजन डे था, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो भी आपका टाइम है वो वेस्ट ना करो और जो संडे होता है वो फंडे होता है और आप उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फ़न करके बिताओ। और आपका इधर फैमिली मैन 2 का वेब सीरीज़ भी आ गया है तो आप लोग जाएँ और देखें, काफ़ी अच्छा वेब सीरीज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा। और वीडियो के रास्ते बंदे रहने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर भी अवश्य करें और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ इसका भी उस प्रश्न का आंसर भी दिया करें। और क्या, लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।